हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि 22 जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। ये क्विज़ नंबर 4 है। इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में क्विज़ 3 किया था और ये जो हमारा सीरीज़ का नाम है 1000+ MCQ। इसमें भी क्या होगा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हमें 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा हमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, what will be the resistance in ohm of a resistor when the current flowing through the resistor is 2 ampere and the potential difference between the ends of the resistor is 40 volt। तो जो करेक्ट आंसर है वो 20 हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हमें करंट दे रखा है 2 एम्पियर और वोल्टेज कितना दे रखा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस 40 वोल्ट दे रखा है। बेसिक सा फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ। क्या बोलता है? V = IR। वैल्यू को पुट करेंगे, हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 ओम आ जाएगी। एसएससी जेईई में इतना आसान क्वेश्चन भी आता है तो इसीलिए मैंने इंक्लूड कर देता हूँ ओम्स लॉ पे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं रहते हैं, मिक्स क्वेश्चन है, कुछ आसान है कुछ हार्ड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा यूनिट पूछ रहा है मैग्नेटिक परमिएंस का, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, हेनरी। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा होगा ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस? ठीक है, बताइए कौन सा होगा। होता है ओम्स लॉ में क्या होता है? V = IR। उसी तरह हम जो मैग्नेटिक सर्किट में वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर देते हैं FM से, या हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? MMF से बोल देते हैं। ठीक है, = करंट उसमें होता है I, तो मैग्नेटिक सर्किट में करंट की जगह फ्लक्स आ जाता है फाई, और इसमें क्या रहता है? रेजिस्टेंस। इसमें आता है रिलक्टेंस। इसमें रिलक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? R से। तो यहाँ पे अभी हम लोग R कर देते हैं। ठीक है ना, तो R = क्या आ जाएगा? FM/φ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो कोई से भी क्लोज सरफेस के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? करेक्ट आंसर है 0। क्लोज सरफेस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाट मीटर दे रखा है पावर कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, बैलेंस्ड कनेक्शन है हमारा। तो पावर फैक्टर पूछ रहा है जब इफ वन ऑफ द वाट मीटर, एक जो वाट मीटर है निगेटिव रीडिंग शो कर रहा है और अदर पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 0.5। ठीक है ना, अगर एक हमारा जो वाट मीटर है निगेटिव रीडिंग शो कर रहा है, जो मान लो वाट मीटर 1 है वो निगेटिव रीडिंग शो कर रहा है और वाट मीटर 2 जो है हमारा पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है, इस केस में जो एंगल बनता है फाई का वो आपका हो जाता है 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। तो जब हम लोग इसमें cos 60 करते हैं और यहाँ पे पावर फैक्टर cos 5 और ये cos 90 करते हैं, तो cos 90 क्या होता है? 0, और ये हमारा पावर फैक्टर हो गया cos 5 और cos 60 0.5, तो यानी कि 0 से 0.5 के बीच में रहता है, तो इसीलिए ये आंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक बार एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना। Which of the following is not a feeder of MI type instrument? करेक्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म डिवाइडेड स्केल। जो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनमें यूनिफॉर्म डिवाइडेड स्केल नहीं होता है। ठीक है ना, और जो हमारे PMMC इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उसमें लीनियर स्केल होता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल होता है। MI में नहीं रहता है ऐसा। द सोल पर्पस ऑफ कम्यूटेटर इन अ DC जनरेटर। DC जनरेटर में कम्यूटेटर का काम क्या है ये पूछ रहा है।
क्या करता है, कन्वर्ट AC आर्मेचर करंट इनटू DC आर्मेचर करंट, ठीक है ना। देखो जो कम्यूटेटर होता है ना, वो क्या करता है कि जो हमारा आर्मेचर में जो करंट इंड्यूस होता है वो AC ही रहता है, लेकिन कम्यूटेटर की वजह से उसको DC में कन्वर्ट करता है। तो कम्यूटेटर का सोल पर्पस यही है कि AC करंट को DC में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैपिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड। ट्रांसफार्मर टैपिंग हम लोग कहाँ करते हैं, करेक्ट ऑप्शन है एट द मिडिल ऑफ हाई वोल्टेज साइड। डीसी मशीन वाइंडिंग्स आर, जो डीसी मशीन के वाइंडिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी मशीन के वाइंडिंग फुल पिच्ड होते हैं, वाइल जो हम एसी मशीन होता है ना, हम उसमें शॉर्ट पिच यूज करते हैं वाइंडिंग को, ठीक है ना। और शॉर्ट पिच क्यों करते हैं, देखो डीसी में क्या होता है कि हार्मोनिक्स नहीं होता है, लेकिन एसी में हमारा हार्मोनिक्स आ जाता है, तो हार्मोनिक्स के रिड्यूस करने के लिए हम लोग शॉर्ट पिच करते हैं। लेकिन डीसी में हम ऐसा हार्मोनिक्स है नहीं, तो डीसी में हम लोग क्या करते हैं, फुल पिच वाइंडिंग यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन है ए, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड। ये याद रखना है कि जो अपॉन में आएगा ना वो नो लोड आएगा, फुल लोड नहीं आएगा। नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वी नॉट आता है, वी नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको याद रखना है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें जो नीचे में जो आता है वो वी नॉट आता है, नो लोड वोल्टेज आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग इन द कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर इज टू, क्या काम होता है स्टेटर वाइंडिंग का, इंप्रूव करता है पावर फैक्टर एंड प्रोवाइड बेटर स्पीड रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरेसिस मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर काम करता है हिस्टेरेसिस मोटर, नाम ही इसका हिस्टेरेसिस है, तो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्क डेवलप्ड बाय अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टार्टिंग एज। स्टार्टिंग में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितना टॉर्क डेवलप करता है, ये पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीरो टॉर्क डेवलप करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो सिंगल फेज जब मोटर के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें हमारा जो थ्योरी आ जाता है वो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे फ्लक्स होते हैं ना, वो दोनों फ्लक्स अपोजिट हो जाते हैं 180 डिग्री पे, तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स हो जाता है वो जीरो हो जाता है, नेट रिजल्टेंट टॉर्क। तो इसीलिए जो सिंगल फेज में ना एट स्टार्टिंग टू फ्लक्स अपोजेज ईच अदर एंड नेट टॉर्क इज जीरो एट स्टार्टिंग, ठीक है ना। इसीलिए वी कैन ऑब्जर्व दिस टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए जो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जीरो होता है, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या एडवांटेज है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर, करेक्ट ऑप्शन है ऑल द एबव। इकोनॉमिकल भी होता है लॉन्ग टाइम के लिए, स्किन इफेक्ट भी नहीं होता है, डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, एसी में होता है। और जो कोरोना होता है ना, उसमें कोरोना लिमिट्स हाईएस्ट होता है, मतलब कि हम लोग डीसी में ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफर करा सकते हैं एज कंपेयर टू एसी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई वोल्टेज लाइन विच फिट्स द सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट। देखो हाई वोल्टेज लाइन जो सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जाता है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमारा सिस्टम है ना, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जो जाता है वो हमारा आ जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है ना। और जो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका रेंज कितना होता है, या तो 11 के भी होगा, 6.6 के भी होगा, या 3.3 के भी होता है। क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए तो वोल्टेज का रेंज ये हो जाता है, 11 के भी से लेकर 3.3 के भी तक आता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आके हमारे जो
मेन ट्रांसफॉर्मर, हमारे जो घर के ट्रांसफार्मर का जो हमारे घर तक सप्लाई आता है ना, फिर उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं 240 वोल्ट के आसपास उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन अ डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन इज, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में कितने कंडक्टर यूज होते हैं? करेक्ट ऑप्शन है बी, 1 अर्थ कंडक्टर अलोंग विथ 6 कंडक्टर। देखो कि क्या होता है कि 3 फेज के लिए 3 कंडक्टर चाहिए, और डबल में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2 6 टाइम्स 6 हो जाएगा, और एक पहले से वहाँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है देयर आर 2 सर्किट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंडक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ वायरिंग दैट इज हाईली सुटेबल फॉर अ टेम्पररी शेड इज, टेम्पररी शेड के लिए कौन सा वायरिंग करते हैं? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्लिट वायरिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड अल्टरनेटिंग करंट, किसने इन्वेंट किया था? जो करेक्ट ऑप्शन है वो टेस्ला हो जाएगी, तो बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फंक्शन ऑफ इनर्ट गैस इन फिलामेंट लैम्प, जो देखो फिलामेंट लैम्प में हम लोग जो इनर्ट गैस क्यों डालते हैं, कोई ना कोई वजह होगी ना, तो वही पूछ रहा है। टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग सर्विस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इनर्ट गैस का यूज क्यों करते हैं फिलामेंट में, ताकि हम मिनिमाइज कर सकें इफेक्ट ऑफ इवेपोराइजेशन ड्यूरिंग सर्विस। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेक्सिबल वायर इज नॉट यूज्ड, किसमें यूज नहीं होता है फ्लेक्सिबल वायर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट फैक्ट्री में फ्लेक्सिबल वायर यूज नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प डिपेंड्स अपॉन, जब हम लोग टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं ना, वो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, सेल पे, टेम्परेचर पे, या सारे पे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग एसेसरीज, अच्छा वेल्डिंग करते समय इनमें से कौन सा एसेसरीज का यूज नहीं करते हैं हम लोग? करेक्ट ऑप्शन है हैंड स्क्रीन, हैंड स्क्रीन का यूज नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं फेस स्क्रीन का यूज करते हैं विथ कलर्ड ग्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड ऑफ फर्नेस इज यूजुअली मेजर्ड बाय, किससे मेजर करते हैं टेम्परेचर फर्नेस के अंदर का? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल पायरोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमोबाइल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आसान सा है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयंस, आयंस आर इमोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंक्रोनस मोटर द आर्मेचर करंट हैज हायर वैल्यू फॉर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ हाई एक्साइटेशन एंड लो एक्साइटेशन, ठीक है ना। आर्मेचर करंट का हायर वैल्यू कब होगा, हायर एक्साइटेशन पे और लोअर एक्साइटेशन पे। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, जो ये ग्राफ है ये हमारा आर्मेचर करंट है वाई एक्सिस पे, और जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पर हमने फील्ड करंट ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा फील्ड करंट है यहाँ पे देखो इसके करस्पॉन्डेंस जो है आर्मेचर करंट कितना ज़्यादा है, यानी लो एक्साइटेशन पे आर्मेचर करंट हाई है ना। और फिर कब आर्मेचर करंट हाई हो रहा है, देखो यहाँ से ये हमारा हाई एक्साइटेशन पे जो फील्ड करंट होता है उसको खुद एक्साइटेशन ही बोलते हैं ना। तो देखो हाई एक्साइटेशन पे भी हमारा जो आर्मेचर करंट है हाई है, लो एक्साइटेशन पे भी हमारा आर्मेचर करंट हाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिलक्टेंस मोटर। जो रिलक्टेंस मोटर होता है वो अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होता है, या आपका हिस्टेरिसिस मोटर हो गया, वो भी अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट स्पीड मोटर इज? कांस्टेंट स्पीड मोटर कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर। जो हमारा होता है कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड में ही चलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई थ्रू द लोड रेजिस्टेंस आर। इसके क्रॉस आरएल के क्रॉस आई की वैल्यू बतानी है। ये न्यूमेरिकल हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में लाएंगे। तो क्या सोर्स वोल्टेज, हमारे पास अगर वोल्टेज हो और उसके क्रॉस रेजिस्टेंस हो तो उसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है एग्जांपल में बता देता हूँ, इसको मैं डिटेल से बता देता हूँ, बहुत लोगों को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत होता है इसलिए। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। वोल्टेज कितना है 10 है, I हमें पता नहीं है क्योंकि I के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में सोर्स ट्रांसफॉर्म करना है, और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। तो I कितना आ गया, करंट 10 आ गया ना। तो करंट क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे जो करंट है यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट और ये 1 ओम रेजिस्टेंस, तो करंट अब कितना हो गया 10, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो यहाँ पे है ना वही यहाँ पे भी लिखेंगे, 1 ओम है यहाँ पे तो यहाँ पे 1 ओम, ये दोनों पैरेलल में जाएगा। तो ये ऐसे हो गया। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं सेकंड वाले का, देख लेते हैं। इसको भी कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना है ना। तो करेंगे V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज कितना दे रखा है 5, करंट हमें नहीं पता है, रेजिस्टेंस है 2 इंटू 2, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। करंट आ गया 2.5 और रेजिस्टेंस का कुछ तो सीन है नहीं, जितना है उतना ही लिख देना है सेम टू सेम, यानी 2 ओम। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2.5 2 ओम। इसी तरह इसको भी किया हुआ है। तो देखो पहला स्टेप तो ये हो गया, हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया सारे का। अब क्या करेंगे कि करंट सोर्स को एक जगह लिख देंगे, ये 10 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये 2.5 और ये 2.5, टोटल करंट कितना हो गया 15 एम्पियर करंट हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे, तो ये पहला रेजिस्टेंस 1 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/7 ओम, और ये हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है इसको एज इट इज लिखेंगे। एक बात और देखो, जिसके क्रॉस पूछेगा ना कि निकालना है करंट, उस रेजिस्टेंस के साथ कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना है साइड में। तो यहाँ पे आरएल के क्रॉस पूछा है ना, तो आरएल के साथ कुछ नहीं करना, इसको साइड में ही छोड़ देना। इसीलिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला 1 ओम का, 2 ओम और 4 ओम के क्रॉस, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4/7, और हमने आरएल के क्रॉस नहीं निकाला क्योंकि इसी के क्रॉस पूछ रहा है। तो हमें टोटल करंट पता है 15 एम्पियर, यहाँ तक आ गया करंट। अब एक करंट तो यहाँ पे चला जाएगा I1, और I करंट इसमें जा रहा है, यही I पूछ रहा है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में ही देख लो, टोटल करंट 15 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 4/7 अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस 4/7 प्लस 6, तो कितना आ गया करंट की वैल्यू 1.3 एम्पियर, ठीक है ना। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलेज एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, तो इंडक्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो जो वैल्यू करेक्ट आंसर हो जाएगी डी 0.023। देखो नंबर ऑफ टर्न 60 दे रखा है, ये रहा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है 0.02 स्क्वायर मीटर, यहाँ पे रहा, और लेंथ दे रखा है 4, देखो लेंथ यहाँ पे 4 मीटर है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर A अपॉन L होता है। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, हमने यहाँ पुट कर दिया। n 60² इंटू एरिया कितना दे रखा है 0.02, लेंथ है 4, तो इस पर पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना मिली हेनरी। बाकी क्वेश्चन तो इजी है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बताना है। लेंथ दे रखा है, नंबर्स ऑफ टर्न दे रखा है और करंट दे रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A5। देखो नंबर ऑफ टर्न्स 200 ये रहा, लेंथ दे रखा है 20 देखो ये रहा, और करंट दे रखा है 4, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है टेस्ला में, तो यानी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी B इज इक्वल टू म्यू NI अपॉन L। म्यू का फॉर्मूला 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन दे रखा है 200, करंट की वैल्यू और ये लेंथ पुट कर देंगे, यह आ जाएगा 5.02 आ जाएगा। और एक बात और, ये जो हमारा लेंथ होगा ना ये मीटर में लेना है, ये सेंटीमीटर में है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट किए हैं, 20 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टेस्ला में। पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ द डिस्क डायमीटर दे रखा है, EMF भी दे रखा है 10 वोल्ट, और एंगुलर स्पीड भी दे रखा है ओमेगा दे रखा है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड RPS दे रखा है 20। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C 15.9, ठीक है ना। एक बार इसको धीरे धीरे देख लेते हैं। तो सबसे पहले EMF 10 वोल्ट दे रखा है, देखो यहाँ पे रहा EMF 10 वोल्ट, फिर डायमीटर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो हमारा डायमीटर होगा 20 सेंटीमीटर। रोटेशन ऑफ डिस्क स्पीड दे रखा है 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, n इज इक्वल टू 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। हम इसको पर मिनट में करेंगे तो पर मिनट के लिए क्या हो जाएगा, इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200 RPM, ठीक है ना। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा R², तो B हमें पता नहीं है, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ओमेगा होता है उसको लिखते हैं 2 पाई n अपॉन 60, तो 2 पाई लिखेंगे, n की वैल्यू हमें पता है, इंटू 60, ठीक है ना, इंटू R²। तो अब डायमीटर दे रखा है 20, तो D दे रखा है 20, तो R क्या हो जाएगा 20/2 हो जाएगा 10, और इसको किस में लेना है, सेंटीमीटर में दे रखा है ना, इसको मीटर में लेना है, तो इसको मीटर में लिख देंगे 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो B इज इक्वल टू 15.9 टेस्ला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूले एक बार देख लेना, क्योंकि सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात और कि रेवोल्यूशन पर सेकंड है ना, तो इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में करना है, यूनिट का भी ध्यान रखना है कि रेवोल्यूशन पर मिनट होना चाहिए, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B 1.21। इसमें देखो मैग्नेटाइजेशन करंट कितना दे रखा है 0.97 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर पर मीटर, यहाँ पे है आपका मैग्नेटाइजेशन करंट, ठीक है ना। और फील्ड स्ट्रेंथ कितना दे रखा है मटेरियल का 0.8 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। तो हमें क्या पूछ रहा है सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, तो X इज इक्वल टू I अपॉन H, करेंट अपॉन फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.21। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हाफ पावर पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दे रखा है 20 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14.14। इसको एक बार देख लेते हैं। देखो पावर का फॉर्मूला तो सबको पता है, पावर का क्या होता है I²R। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे I कितना है, यहाँ पे I है ना, पहले केस में I है हमारा, बोल रहा है हाफ पावर, तो यहाँ पे देखो हाफ पावर लिखा हुआ है, हाफ पावर में क्या हो जाएगा I²/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं I/√2 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो I का जो अब केस है, जो न्यू I' हो गया, कितना हो गया I/√2 हो गया ना। और अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो
इसमें तो आई है, इसमें क्या हो गया I/√2। तो वही पूछ रहा है कि हाफ पावर पर करंट कितना हो जाएगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट एट हाफ पावर। तो देखो I से I/√2 हो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे I कितना दे रखा है 20/√2 यानी 14.14, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, सब सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सीरीज RLC सर्किट। सीरीज RLC सर्किट के बारे में क्या चीज सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इट्स बैंडविड्थ डिक्रीज विथ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। देखो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R/2πL, ठीक है ना। तो देखो अब जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, बैंडविड्थ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो बैंडविड्थ भी डिक्रीज होगा, इसीलिए इट्स बैंडविड्थ डिक्रीज विथ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्ट्री रन करता है 4 शिफ्ट में, ईच 4 आवर्स, शिफ्ट कंज्यूम पावर कितना करता है ये दिया हुआ है, टोटल एनर्जी बताना है एक दिन में कितना कंज्यूम करेगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 1152। अब देखो 4 शिफ्ट में काम कर रहा है ना, हर एक शिफ्ट है 6 घंटे का, तो सबसे पहले पहला शिफ्ट में कितना काम कर रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 36 किलोवाट। ये कितने घंटे के लिए है, 6 घंटे के लिए, यानी टोटल कितना हो जाएगा 216। सेकेंड में भी 86 इंटू 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा 516। 50 किलोवाट में भी इंटू 6 कर देंगे 300, वैसे ही 20 किलोवाट में भी इंटू 6 कर देंगे 120 किलोवाट आवर्स। अब सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल पावर कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी 1152 किलोवाट आवर। तो 24 घंटा का ही निकलता है टोटल एनर्जी, सबको जोड़ो 24 घंटा हो गया ना, तो यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रीडिंग पूछ रहा है, 2 वाट मीटर है, उसका क्या होगा रीडिंग, वो लोग मेजर कर रहा है, इनपुट पावर दे रहे हैं कितना 5 किलोवाट और पावर फैक्टर कितना है 0.866। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 3.33 और 1.67। देखो ऐसा क्यों आया, हमें पता है ना फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई इक्वल टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये हम फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद होना चाहिए 2 वाट मीटर मेथड में, ठीक है ना। अब देखो cos फाई कितना दे रखा है, जो इनपुट पावर है हमारा cos फाई 0.866 दे रखा है, तो cos फाई पावर फैक्टर, तो यहाँ से हम फाई कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा फाई। तो ये जो 30 डिग्री फाई है इस वाले फॉर्मूले में 2 वाट मीटर वाले में पुट कर देंगे, 30 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगा हमारा ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो क्या बोल रहा है, द गिवन पावर इनपुट इज 5 किलोवाट। गिवन पावर देखो जो W1 प्लस W2 होता है ना, जो सम ऑफ वाट मीटर रीडिंग होता है, ये आपको देता है एक्टिव पावर। तो इसमें कितना दे रखा है हमें जो इनपुट पावर है 5 किलोवाट है, एक्टिव पावर 5 किलोवाट है, यानी 5 W1 प्लस W2 की वैल्यू हो गई 5। तो यहाँ से हमें W1 माइनस W2 की वैल्यू निकाल देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे 5, तो W1 माइनस W2 की वैल्यू आ जाएगी 5/3। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन हो गया क्या, यहाँ पे देखो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन में 5 पुट करने के बाद W1 माइनस W2 इज इक्वल टू 5/3। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा W1 और W2 आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या वैल्यू होगी W1 W2 की, तो 3.33 और 1.67। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी एक्चुअली मेरे को ये पता नहीं चल रहा है ना कि मैं कितना और एक्सप्लेन करूँ, और एग्ज़ाम भी करीब है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि दोनों थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी कर दे रहा हूँ और फास्ट वे में क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ। अगर फीडबैक मिलेगा कि और स्लो करना है या फास्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्लो फास्ट कर लूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन
ऑफ अ हिस्टेरेसिस मोटर इज डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन करेंगे हिस्टेरेसिस मोटर का डायरेक्शन? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोजीशन ऑफ शेडेड पोल्स विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल्स। ये याद रखना है, जो डिटरमाइन करेंगे हिस्टेरेसिस लॉस मोटर का रोटेशन वो हमेशा शेडेड पोल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल, ठीक है ना। आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द वोल्टेज एम्पलीफायर द इनपुट इम्पिडेंस शुड भी हाई होना चाहिए एंड आउटपुट इम्पिडेंस कितना होना चाहिए, लो होना चाहिए। और करंट एम्पलीफायर के लिए इनपुट इम्पिडेंस क्या होना चाहिए, लो, और आउटपुट इम्पिडेंस हाई होना चाहिए। ये ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप अपना फीडबैक भी दे दीजिए कि ये जो 15 सेकंड का टाइमर है ये सही है या नहीं है, या इसको हटाना है या टाइमिंग को इंक्रीज करना है 30 सेकंड का, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन लूँगा। और जो मेरा एक्सप्लेनेशन है तो मैं एक्सप्लेनेशन किसी किसी क्वेश्चन में दे रहा हूँ, किसी किसी में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही बहुत कम है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कराना है। तो आप बता दीजिएगा तो मैं सारे क्वेश्चन में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, या जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दूंगा। सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक। थैंक यू।